हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर ने इंडियन आर्मी 1977 में ज्वाइन करी थी और ये एज अ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए 2016 के अंदर। सर ने इंडियन आर्मी में रहते हुए देश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा ये श्रीलंका में भी ये पोस्टिंग इनकी रही है और ये वहाँ पे सर्व कर चुके हैं इंडियन पीस कीपिंग मिशन में। इसके अलावा सर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी रहे थे, जहाँ पे इन्होंने अपना समय इराक और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको हम इराक ईरान वॉर के नाम से या फिर 8 years वॉर्स के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे ये एज पीस कीपिंग मिशन में रहे थे इराक ईरान बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा सर जीओसी भी रहे हैं 15 कॉर्प्स के, जो कि एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, श्रीनगर में बेस्ड है। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा इंसर्जेंसी हिट एरियाज है उसकी पूरी रक्षा करती है। इसके अलावा सर जो है डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं, जिसे या फिर हम शॉर्ट में कहें तो सीओ एएस भी रहे हैं। इसके अलावा सर ने सर डायरेक्टर जनरल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया और चाइना के बीच जो एक डायरेक्टर जनरल रहे हैं इंडिया चाइना मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर। इसके अलावा सर ने काफ़ी सारी फॉरेन विजिट्स करी हैं इंडियन आर्मी में रहते हुए, जिसमें मुख्य रूप से ये शंघाई और चाइना में शंघाई और बीजिंग का इन्होंने दौरा किया था। और जो भारत और चीन की जो सेनाएं हैं उनके बीच में समन्वय समिति में, जिसमें ये उनने समन्वय स्थापित करने के लिए और पूरा एक कोड ऑफ एक्शन करने के लिए ये वहाँ पे गए थे। इसके अलावा सर ने एज ए मिलिट्री डेलीगेशन में भी 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान के साथ जो शांति समझौते हुए हैं हाल के सालों में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। सर सैनिक स्कूल कपूरथला के एक स्टूडेंट रहे हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर को इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। सर जो है 40 साल तक इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद में सर जो है काफ़ी सारे डिफेंस थिंक्स टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं और एक काफ़ी अच्छे नॉन डिफेंस एनालिस्ट हैं, जिन्हें आप भारत के विभिन्न टीवी चैनल्स पे या जो न्यूज़ सेमिनार्स होती हैं उसमें आप इन्हें देख सकते हैं। सर के इनके वास्ट एक्सपीरियंस, जनरली इनका जो है काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर इनका एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर ने अपनी सेवाएं भारतीय सेना के साथ में जम्मू कश्मीर के में मुख्यतः 2004 से लेकर 2014 तक दी हैं, जिसमें ये रामबन, डोडा, बारामूला और इसके अलावा श्रीनगर, रामबन में रह चुके हैं। और श्रीनगर स्थित जो 15 कॉर्प्स है उसके कॉर्प्स कमांडर भी रहे हैं। साथ में सर जो है इंडिया चाइना की जो एक वर्किंग कमेटी बनी थी उसमें ये एज अ मेंबर भी रहे हैं। और एक डेलीगेशन का विजिट के दौरान इन्होंने बीजिंग और शंघाई को विजिट करते हुए जो जितने भी चाइना के जो सामरिक ठिकाने हैं उनके बारे में भी एक अच्छी इनको काफ़ी नॉलेज है। और ये काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। बहुत शुक्रिया हिमांशु, और आपको और इंडिया वेलर को देखने वालों सबको मेरा जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर आज का सर हमारा सर ये शो है सर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर अभी एक हाल के दिनों में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से जो अभी हाल फिलहाल जो हमारे डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं उनको कॉल करके जो अभी हॉटलाइन के थ्रू जो दोनों एक कॉन्टेक्ट में रहते हैं उनसे सीज फायर के ऊपर विचार विमर्श किया। और ये पाकिस्तान की तरफ से एक ये बयान आया कि वो इस सीज फायर एग्रीमेंट को अपनी तरफ से बरकरार रखने में सहयोग करेंगे। तो सर थोड़ा सर हमारे दर्शकों को सर ये बताएं कि सर ये सीज फायर एग्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी सर? हिमांशु, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ टॉक्स हुई और उसके बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, उसमें बताया गया कि एलओसी पर सीज फायर किया जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसके अंदर में जो एलओसी है वो तकरीबन 740 किलोमीटर की है। जी सर। और इस एलओसी के ऊपर में आमतौर पर बहुत ही संघर्षपूर्ण वातावरण रहता है और पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पर सीज फायर वायलेशन
बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2020 में देखें तो इसके अंदर में पाकिस्तान ने 4,600 तकरीबन 4,650 बार सीज फायर वायलेशन किया, एक बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ वायलेशंस किए। और जब एलओसी के ऊपर में फायरिंग होती है तो उससे जो बॉर्डर के इलाके के रहने वाले सिविलियंस हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। एक्चुअली जब भी पाकिस्तान वाले सीज फायर वायलेशन करते हैं तो उनका मकसद होता है कि टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद, जहां उनकी आर्मी में जो रोग एलिमेंट हैं, जो एलओसी पर यूनिट है, उनके कारण। और तीसरा कारण ये है कि जब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कोई उनके गलत मंशा होती है, इंटेंशन गलत होती है, जहां स्ट्रेटेजी गलत होती है, तो उस वक्त में सीज फायर वायलेशन करते हैं। देखिए ये जो एलओसी है इसके ऊपर में भारत और पाकिस्तान दोनों ही फौजें डटी हुई हैं, और ये कोई ऐसे वेल डिफाइंड इलाका नहीं है। ये 1971 की लड़ाई के बाद में शिमला शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था, उसके बाद में जो लोकेशंस थी एट द एंड ऑफ वॉर, उसी वहीं पर दोनों फौजें डटी हुई हैं। तो एक लाइन खींच दी दोनों के बीच में, जो उनकी स्थिति थी कि इस लाइन के ऊपर में रहेंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल इतनी डायनेमिक है, और देखिए 740 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, और ये जो इसकी जगह है उसमें बहुत ऊंचे पहाड़, जंगल, नाले, नदियां, ये सब कुछ है। और इन सब के साथ में जो एलओसी का वातावरण है वो भी बहुत ही एक डायनेमिक रहता है, और दोनों ही फौजों की एक कोशिश होती है कि इसको डोमिनेट किया जाए। खासतौर पर इंडियन आर्मी इस बात को बहुत मैं कहूंगा एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से डोमिनेट करती है। और वहीं पर जो हमारा कन्वेंशनल लड़ाई के लिए भारतीय सेना की फौजें की पोस्ट हैं, वहीं पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाया हुआ है, और वहीं पर एक एलओसी का फेंस है। एलओसी का फेंस और जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसके बेसिस के ऊपर में हम लोग एलओसी को डोमिनेट करते हैं, और ये यकीन करते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है, स्पेशल कोशिश जब मौसम खराब हो, रात का वक्त हो, जहां कोई भी ऐसा वक्त हो जहां पर फायरिंग हो रही है, इसमें जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं उनको रोकना। और भारत का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ही तगड़ा है। मैंने तो इसमें नौकरी की है। पहले पुंछ में जब मैं मेजर था तो एलओसी के ऊपर में कंपनी कमांडर था, और उसके बाद में एज ए ब्रिगेड कमांडर मेरी ब्रिगेड इन्हीं लोकेशन में थी। और उसके बाद में भी भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया बीजीएस और कोर कमांडर करने का। तो मैं इस स्थिति को बहुत अच्छा तरह से जानता हूं, और मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे जवान और हमारी यूनिट एलओसी को डोमिनेट करते हैं। और जब भी पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो उसको एक नपे तुले तरीके से रिटेलिएट करते हैं, और उस जो नपा तुला तरीका है उसके अंदर में प्रोफेशनलिज्म, एकदम प्यूनिटिव मतलब सजा के तौर पर, और एक प्रिसीजन से उनकी पोस्ट के ऊपर में फायरिंग करते हैं। और उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, और यही एक कारण था कि पाकिस्तान की जितनी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी 2020 के अंदर में, उनका नुकसान बहुत था। तो उनके जो डीजीएमओ है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने कहा कि उनके पाकिस्तान आर्मी के कुछ सैनिक मरे हैं इस फायरिंग के अंदर में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सीज फायर। और देखिए ये जो डीजीएमओ लेवल टॉक होती हैं ये बहुत पुराना हमारा हॉटलाइन है, 1971 के बाद में इख्तियार किया गया, और नॉर्मल हालत में हर ट्यूसडे को दोनों डीजीएमओ बात करते हैं। जो भारत का डीजीएमओ है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, और जो पाकिस्तान का है वो मेजर जनरल है। मैं पहले एडिशनल डीजीएमओ कर चुका हूं, तो कई बार इस हॉटलाइन पे भी बात कर चुका हूं पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में, डीजीएमओ के साथ में। अभी की हालत में जैसे आपने कहा था, ये डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा हैं, जो अभी डिप्टी चीफ बनेंगे, स्ट्रेटेजिक जो नया पोस्ट बनाया है। और कुछ ही दिन के बाद में जो अभी 15 कोर के कोर कमांडर हैं राजू साहब, वो डीजीएमओ बनेंगे। ये आज की स्थिति है। लेकिन आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो अभी डीजीएमओ टॉक्स हुई हैं और सीज फायर किया है, जिसको फरवरी 24 और 25 की नाइट से लागू किया गया है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। और मैं कहूंगा कि दोनों ही साइड के लिए ये एक अच्छा मौका है कि जो बिना किसी रीजन के सीज फायर वायलेशन करते थे, रीजन तो था उनका इन्फिल्ट्रेशन करने का, उसमें थोड़ा कमी आएगा।
तो सर आपने सर जिस हिसाब से बताया कि सर जो एलओसी पे जो सीज फायर वायलेशंस होती हैं उसमें जनरली पाकिस्तान की तरफ से भी हमला रात के समय किया जाता है या फिर शेलिंग के दौरान किया जाता है। तो सर ये जो बैट के हमले होते हैं जनरली, जिसमें भारत की सेनाओं के ऊपर या भारत की जो सैन्य टुकड़ी होती है जो कि गश्त पे जनरली रहती है, सर उसके ऊपर जो घात लगा के हमला होता है, तो सर उसके बारे में कुछ बताएं कि सर ये कितना मतलब साहसिक हमला होता है उनके द्वारा, या फिर जिस हिसाब से भारत के जो जवानों को के जो शवों को जो शत विशत किया जाता है, उनके सिर काट लिए जाते हैं कई बार। तो उसका जवाब देने के लिए भारत की सेना कैसा है ऑपरेशन चलाती है, सर उसके बारे में बताइए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय फौज बहुत प्रोफेशनल है जी सर। और एलओसी को बहुत अच्छे से डोमिनेट करती हैं। अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में हरकतें होती रहती हैं, मैंने आपको बताया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल बड़ी डायनेमिक है। जी कहीं सर। पर पहाड़ में वो डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं पर हम कर रहे हैं, और जो टेरेन कंडीशंस है वो भी जंगल है, पहाड़ है, छोटे पहाड़ हैं। अगर हम ये कुपवाड़ा, तंगधर इस साइड में जाएं तो पहाड़ ज्यादा हैं, और जिस प्रकार हम जो पीर पंजाल है उसके साउथ में आए तो जो पहाड़ है उनकी हाइट कम है। लेकिन उस पर क्या 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 चीज होता रहता है। सबसे पहले सीज फायर वायलेशन, यानी कि उनके फायरिंग, जिसके अंदर में मोटर फायर, आर्टी फायर, ये सब फायर वगैरह चलते हैं, और काफी नुकसान भी होता है दोनों साइड के। इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों साइड अपना प्रॉपर बंकर के अंदर में अपना प्रॉपर सेफ्टी के साथ में रहते हैं। जो आपने जिक्र किया बैट का, इसको बॉर्डर एक्शन टीम कहते हैं। तो ये वो कमांडो दस्ते हैं जो एलओसी को क्रॉस करके दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। जैसे आपने कहा कि ये जो सिर काट के ले जाते हैं ऐसे करके, ऐसे भी काफी इंसिडेंट हुए हैं। और देखिए ये जो आपने बताया सिर काटने का, तो मैं कहूंगा कि ये पहले काफी होते था, और इसमें एक साइड नहीं दोनों साइड उन्होंने किया। तो हम लोग भी कभी ऐसा नहीं हो कि हमने बदला नहीं लिया है। जी और ये एक डोमिनेशन करना, अगर उसी का जवाब देना, ये हमारे नसों में है। हम कभी भी ये टॉलरेट नहीं करते हैं कि उन्होंने किया और हम चुप बैठे हैं। जी। और उसके अलावा कि हम ये जिस प्रकार 2016 के अंदर में हमने एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसको मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर में किया, और जी सर। बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से, और बहुत बड़ी हानि उनको दी थी। और देखिए उससे पहले भी ऐसे स्ट्राइक होते थे, लेकिन इस पैमाने के नहीं था। पहले भी हम जाकर ऐसे हमला करते थे, जैसे अगर उन्होंने कोई ऐसा बैट एक्शन किया तो हम लोग जाकर उधर में सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। लेकिन हमने कभी अनाउंस नहीं किया, हमने कभी बताया नहीं। लेकिन इस बार अलग क्या था 2016 में, कि हमने पूरा दुनिया को बताया कि देखिए इन्होंने उड़ी के अंदर में हमारे पोस्ट के ऊपर में अटैक किया था, तो उसके बाद में हमने ये हमला किया है और इतना इतना नुकसान किया है। वो भी हमने डीजीएमओ टॉक्स में उनको खरे खरे बता दिया था कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपने देखा कि किस प्रकार 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक था, वो भी एक एलओसी से ही नहीं, वो बॉर्डर से भी पार जाकर उनका टेररिस्ट कैंप के ऊपर में 300 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया। जो एक आप देख लीजिए, वो भी एक एलओसी के पार, बॉर्डर के पार उसी प्रकार था। जी और ये आमतौर पर क्या होता है कि क्योंकि इस इलाके को डोमिनेट किया जाता है, तो कई बार काफी स्नाइपर का भी एक्शन होता है। और जी बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये पाकिस्तान और जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये इनकी पोस्ट, इनकी मिली भगत है, तो वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, जब इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो आर्मी पोस्ट है उनकी वो फायर करती है, ताकि हमारे जो ट्रुप्स हैं उनका थोड़ा जो उनकी जो तैनाती है और उनका जो फोकस है वो सीज फायर वायलेशन पे आ जाए, और बाकी वाले इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें। लेकिन जी ये हम उसका पैटर्न बहुत पहले से जानते हैं, और बहुत बार हुआ है कि जो वेरी लार्ज नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं उनको वहीं पर ही विफल कर दिया जाता है। और हमारे बहुत टियर में हम लोग अपने डिफेंसेस लिया है। अगर वहां से निकलता है तो किसी ना किसी टियर के अंदर में उसको पक्का मतलब एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मैंने तो ये चीज बहुत करीबी से देखी है, बहुत इन्फिल्ट्रेटर को वहीं गिरने को अपनी आंख से देखा है, इसको पार्टिसिपेट किया इन ऑपरेशन में। तो मैं आपको एक चीज और अपने सब भारतीय नागरिक को एक चीज बताना चाहता हूं कि एलओसी के ऊपर में बहुत ही अच्छे रूप से भारतीय सेना एक प्रोफेशनल तरीके से उसको डोमिनेट करती है। और जब भी जो उनकी कोशिश होती है
चाहे वो बैट एक्शन हो, स्नाइपिंग हो, इन्फिल्ट्रेशन का एक्शन हो, तो इन सब चुनौतियों के लिए तैयार रहती है, उसका कड़ा जवाब देती है। लेकिन ये जो एलओसी है, ये अगर हम देखें तो ये कन्वेंशनल, अगर कल लड़ाई होगी तो हम किस प्रकार से अपना ऑफेंसिव एक्शन करेंगे, ये पूरा प्लान करके पूरी भारतीय सेना इसके ऊपर में काम करती रहती है। जी। तो सर आपने सर जैसे बैठ के हम लोगों का सर मैं थोड़ा सा बताया था कि सर जैसे ये ट्रेनिंग होती है इनकी, तो सर जनरली बैठ के दस्तों में सर होते कौन कौन से सैनिक है? क्या ये पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल एसएसजी के कमांडोज होते हैं या फिर ये आतंकवादी होते हैं? इन दोनों का एक मिला जुला एक पूरा ग्रुप होता है? देखिए, ये जो बैटल एक्शन टीम्स हैं, ये स्पेशल सिलेक्टेड, चाहे वो टेररिस्ट हैं चाहे उनके स्पेशल फोर्सेस हैं, ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में चुनौती भी बहुत है और इसका विफल होने के चांसेस भी बड़े हैं, और इनको जो टास्क दिया जाता है वो भी बड़ा होता है। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसी इक्के दुक्के टेररिस्ट को उठाया, उसको टास्क दिया और ये करवा लिया। ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन से करते हैं, बहुत प्लानिंग से करते हैं, और बहुत ही रैकी वैकी करके उसके बाद में ही इसको अंजाम देते हैं। तो मोटे तौर पर देखा गया है कि इसके अंदर में स्पेशल फोर्सेस जो उनकी हैं वो करती हैं। और हमारा भी जब भी हमने बैट का एक्शन किया है, तो हम भी एक स्पेशल फोर्सेस को इन्वॉल्व करते हैं ऐसी चीजों के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर में ट्रेनिंग, मुश्किलें और मैं कहूँगा फिजिकल, मेंटल, एक जो एक प्रोफेशनल लेवल है वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि अ, ऐसा चुनौती कि आप एलओसी जो जिसके ऊपर में फौज की तैनाती है, उसके उसके बावजूद आप पीछे जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये अवश्य ही एक बहुत चुनौतीपूर्ण है, और स्पेशल ट्रूप्स ही इसके अंदर में इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी। तो सर आपने सर जिस आपने बताया कि सर बैठ के एक्शन टीम्स आती हैं, तो जब भारत की सेना सर इनका मुकाबला करती है और इनको जान से मारती है सर, ये इनके बॉडीज को वहीं पे सर सड़ने के लिए सर पाकिस्तान छोड़ जाता है। सर ये चीज़ सर हृदय घटनाओं को सर कैसा अंजाम पाकिस्तान देता है? क्योंकि सर पाकिस्तान की ये हमेशा से हरकत रही है कि वो अपने सैनिकों को कभी अपना सैनिक बताता नहीं है, तो पड़े पड़े वहीं पे डीके होती रहती है बॉडीज। तो सर इसका क्या इंडियन आर्मी सही ढंग से उनको उनका उनको राइट्स देके दफनाती है, या फिर वो पड़े पड़े वहीं शत विशत होते रहते हैं? देखिए, ये भारत की सेना और जो पाकिस्तान की सेना है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हम लोग एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, जी एक सर। बहुत ही एथिकल तरीके से काम करते हैं। और देखिए, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो एक बहुत ऊंचे दर्जे की है। जी। हम जो एक सोल्जर को एक मैं कहूँगा इंसानियत के तौर पर बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हम एक मैं तो कहूँगा कि इस विषय के ऊपर में भारतीय सेना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखती है। जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो उनका ना तो उनकी एथिक्स ऊंचे दर्जे की हैं, हम्म। और ना ही इस विषय जो आपने बहुत नाजुक विषय बताया है। देखिए, ये तो पूरे संसार के सामने में है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ तो 547 जो शव थे, उन्होंने क्लेम ही नहीं किए। अभी देखिए, किसी सैनिक ने अपने देश के लिए लड़ाई की है, तो जी वो सर। क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, उनको हम्म। लेने के लिए तैयार नहीं है। जी तो सर। ऐसी स्थिति के अंदर में कारगिल में भी हमने एक बहुत ही एक अदब से एक देखिए, एक जो राष्ट्र होता है, जो राष्ट्र की एक नीति और एक सिविलाइजेशनल संस्कृति होती है, हम हम्म। तो जो उसका पार्थिव शरीर होता है वो भी किसी योद्धा का, इमटेरियल की कौन सी कंट्री के लिए लड़ रहा है, उसके लिए बहुत इज्जत करते हैं। और आप देखिए, हमारे मतलब भारतीय सेना में एक बात बिल्कुल स्ट्रेट है कि जो हमारा योद्धा, जो हमारा सैनिक सुप्रीम सेक्रीफाइस देता है अपने राष्ट्र के लिए, हम जी। उसके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को उनके गांव में भेजते हैं, ताकि हम्म। उनके पूरे गांव को, पूरे समाज को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि उनका जो पुत्र है, जो सन ऑफ द सॉइल है, जो एक सैनिक है आपके राष्ट्रीय सेना का, उसने अपने प्राणों की आहुति दी है, और उस प्राणों की आहुति से आप सुरक्षित हैं और उन्होंने देश की सेवा की है, इस भावना से उसको भेजते हैं। और मैंने तो ये बहुत बार देखा है कि पाकिस्तान, बहुत बार क्या, उनका तो ये कभी भी उन्होंने क्लेम नहीं किया है। अगर उनका जो नागरिक हैं जिनको वो टेररिस्ट बना के यहाँ पे भेजते हैं, उन्होंने आज तक कभी क्लेम नहीं किया है। तो अवश्य ही भारत वालों को ही उनको बाय मतलब जो एक पार्थिव शरीर को
एक इज्जत देनी चाहिए इंसानियत के तौर पर, वो दी जाती है। और देखिए, मैं आपको आपने पूछा नहीं है, लेकिन ये 2020 में हमको एक और नई चीज दिखाई दी। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना का नापाक गठबंधन है, लेकिन एक बात बहुत अद्भुत रही कि जो 15 जून गलवान के अंदर में हुआ, हमारे 20 जवानों ने अपना वीरगति प्राप्त की, जी तो सर। वहां पर चाइना के भी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो ऐसा लगता है 35 से 45 से 100 से ज्यादा थे। हम्म। और उन्होंने भी अभी तक सिर्फ चार जी के सर। ही नाम दिए हैं। तो कोई राष्ट्र ऐसा अपने वातावरण बनाता है, ऐसा इकोसिस्टम बनाता है कि वो अपने ही जवानों की सुप्रीम सैक्रिफाइस को डिस्क्लोज नहीं करता है, तो ये समझ में नहीं आता है। देखिए, चाहे चाइना पाकिस्तान कुछ भी करे, हम्म। हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो एक बात बिल्कुल कहती है कि अगर कोई सैनिक अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति करता है, तो उसको सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। हमारा जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, हमारे जो जिस प्रकार से उनके पार्थिव शरीर आते हैं, ये एक्चुअली उदाहरण है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है? पाकिस्तान इसलिए करता है कि उसकी लड़ाई अनएथिकल है। उसकी लड़ाई के अंदर में झूठ, प्रोपेगेंडा, उसकी लड़ाई के अंदर में एक फंडामेंटलिज्म, एक एक्सट्रीमिज्म, एक रेडिकलाइजेशन है। वो सच्चाई के पथ पर नहीं है। अगर सच्चाई के पथ पे होता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। और एक बात मैं और बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसे तो ये बोलता है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन बिल्कुल जी। गलत बात है। ये उनकी स्टेट के ही फाइटर्स हैं। एक्चुअली लड़ाई तो उनकी आर्मी को करनी चाहिए, लेकिन वो इनसे करवाते हैं और इनकी जो जिंदगी है उनका सम्मान नहीं करते हैं। ये दुख की बात है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये उनके रेडिकलाइजेशन के नीचे दबकर ऐसे मर जाते हैं और उसको पाकिस्तान क्लेम भी नहीं करता। बहुत ही इंसानियत के दर्जे के ऊपर में बहुत ही शर्मनाक बात है, कोई शक की बात नहीं। जी। तो सर आपने सर ये अभी बताया कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट वगैरह हैं या फिर उनके जो आतंकवादी दस्ते जब आते हैं इस तरफ, उनके साथ हमारे जो इंडियन आर्मी उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनको दफनाती है और सब कुछ करती है। तो सर जो पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय जवान पकड़े जाते हैं, जब या तो वो 1999 कारगिल वॉर की बात करें या फिर उसके बाद जो भी यहाँ से उस साइड हमारे क्रॉस कर जाते हैं गलती से, तो सर उनके साथ इतनी बर्बरता क्यों करी जाती है सर पाकिस्तान के सोल्जर्स द्वारा? देखिए, मैं ये तो कहूंगा कि ये जो बर्बरता वाला आपने पॉइंट रेज किया, ये पाकिस्तान के अंदर में आप देख लीजिए 22 अक्टूबर 1947 जब उन्होंने रेडर्स को इस्तेमाल करके अपना आर्मी का प्लान था कश्मीर के अगेंस्ट में, जब से उन्होंने शुरू किया है। हम्म। और 22 अक्टूबर 1947 तो बिल्कुल तभी का है जब दोनों मतलब पाकिस्तान को बनाया था। जी। और तभी से उनके अंदर में एक हेट इंडिया, एंटी इंडिया की एक सोच रही है। जी। इसने अलग अलग रूप लिए हैं। इसी के नीचे में 1965 की लड़ाई हुई थी। इसी के नीचे में उन्होंने जो बर्बरता की थी इस पाकिस्तान के साथ में, और वो तो एक जेनोसाइड था। आपको मालूम है कि कितने लाखों जो इस पाकिस्तान के अंदर में बंगाली समुदाय के लोग थे, उनके ऊपर में कितना अत्याचार हुआ। एक सीमा भी पार कर दी उन्होंने। जी तो सर सीमा बिल्कुल। पार करने के इसके बारे में पश्चात में भारत को जी। अवश्य ही इसके अंदर में कूदना मैं पड़ा। जी मैं कुछ एक पॉइंट ऐड करता हूँ सर कि जनरल टिक्का खान ने कहा था, मैं बंगालियों की आने वाली पूरी नस्ल बदल दूंगा। प्रेग्नेंट लेडीज को के पेट काट कर उनके बच्चों को जलाया गया, रेप्स हुए, मास टॉर्चर हुए, 30 लाख बंगालियों को वहाँ पे मारा गया। तो सर ये जो जेनोसाइड हुआ, तो सर इसका आज तक कुछ पाकिस्तान ने कोई क्लेम भी नहीं किया। तो सर ये चीज़ें ऐसे करते क्यों है सर, वो किस तरीके से सर, मतलब इसके बारे में कुछ बोलता देखिए, है? ये तो एक मैं कहूंगा कि एक बर्बरता जो करता है वो इंसान ही नहीं है। जी सर। वो एक इंसान के रूप में एक्चुअली भेड़िया है। जी। और उसका सोच ही इतनी निचली है कि हम्म। और जो इंसान मैं कहूंगा टेररिस्ट बनता है, हम्म। जो बिना कारण किसी सिविलियन या किसी फौजी को मारने की कोशिश करता है, उसका तो आधार ही गलत है। तो जी। अभी देखिए, अभी जो भी इन्होंने बर्बरता की, और बड़ी बात यह है कि ये अभी वही बर्बरता, वही जो एक्सेसेस है, उन्हीं के देश में उनको नष्ट कर रही है। आज की हालत के अंदर में
पाकिस्तान हर एक पहलू पर एकदम बिल्कुल फेल हो चुका है। कोई भी आप पैमाना उठा के देख लीजिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, डिप्लोमेसी का हो, गवर्नेंस का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, या कोई भी उनकी जो संस्था है, हर एक चीज को एकदम खोखला कर दिया है। आपको मालूम है कि आज के दिन में पाकिस्तान के ऊपर में कितना कर्जा है, किस प्रकार इसने अपनी पूरी जो अवाम है उसके क्या एनवायरनमेंट बना दिया उन्होंने अपने देश का। जी तो सर। ये तो मैं कहूंगा कि जो भी देश ऐसी बर्बरता का सहारा लेता है, ऐसी बर्बरता को अपना आधार बनाता है, उसका तो अवश्य यही होगा जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान अभी ऐसे कगार में खड़ा है कि कभी भी उनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन एकदम हो जाएगा, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये इसीलिए है कि उन्होंने जो अपने आधार हैं, जो अपना उनका एक सभ्यता को एकदम उन्होंने झंझोड़ के रख दिया है, जो संस्कृति को एकदम एक वायलेंस से का इस्तेमाल किया है। धर्म को भी किस प्रकार से एकदम मैं कहूंगा कि मिसयूज किया है, मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने जिहाद का गलत मतलब निकाल के फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलेशन से अपने आप को बर्बाद किया है। ये तो एक पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण भी है कि अगर कोई देश इस प्रकार से अपनी नीतियां, नियत और कार्य करेगा तो अवश्य ही उसका उसकी खुद की बर्बादी तो निश्चय ही है। जी। तो सर, आपने सर अभी ये बर्बरता के बारे में बताया, तो सर मेरा सर आपसे इसी संदर्भ में एक सवाल है कि सर जो सर पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन होते हैं और भारतीय सेना का एक मुंह तोड़ जवाब जाता है यहाँ से, जिसमें भारत की सेना की तरफ से हल्के और मध्यम और भारी हथियारों का खुलकर उपयोग होता है, तो सर पाकिस्तान अपनी साइड की जितनी भी कैजुअलिटीज है, तो सर वो समय समय पे थोड़े सी दिन के लिए बाद ये आजाद ये बताता है कि जो उसके पंजाब प्रांत के जो सैनिक हैं ये केवल उन्हीं सोल्जर्स को एक्सेप्ट करता है कि उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। बाकी जो अदर जो दूसरे रिलीजन है या जो दूसरे प्लेसेस हैं वहाँ के सर जो सोल्जर शहीद होते हैं, उनके मारे जाते हैं, तो उनको क्लेम क्यों नहीं करता है सर? ये इसके बारे में सर थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, ये आपने बिल्कुल जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। जी। उनकी जो मैं कहूंगा कि जब भी उनकी कैजुअलिटीज होती हैं, हम्म। तो अगर तो वो पंजाब से कनेक्टेड हैं तो हम्म। काफी जल्दी उसकी इनपुट्स आती हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य कंपोजिशन है फौजों का और जो पॉलिसीज का रहा है वो पंजाब के ऊपर में ही बेस्ड है, पंजाबी मुस्लिम जो है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। हमने देखा कि जो एनएलआई वाले थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कारगिल में थे, जी सर। वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्य थे। तो उनकी तो जो पार्थिव शरीर है उनको भी लेने से उनको एकदम इनकार कर दिया। जी। तो देखिए, ये जो उनके अंदर में सोच है, इसी से पता चलता है कि भेदभाव करते हैं। ये जी पक्की सर। बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी जी। बात ये है कि जो टेररिस्ट हैं, उनको तो ये सोचते हैं कि इनको यूज एंड थ्रो करो, भाई इनको हम ओन ही नहीं करेंगे, चाहे वो जी। पंजाबी हो कोई भी, उनको बिल्कुल क्लेम ही नहीं करते हैं। हम्म। और एक्चुअली देखिए, जो सबसे मैं घिनौनी बात यह है कि इनका आधार झूठ, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी के ऊपर में है। जी सर। सच तो है नहीं, ना ही एथिक है, ना ही एक राष्ट्र और अपना अवाम हित वाला कोई इनका आधार भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो पाकिस्तान की अवाम है, जो फौज में आते हैं, जहां जो स्टेट के कहे के ऊपर में जो भी काम करते हैं, चाहे वो ठीक हो गलत हो, लेकिन उसके ऊपर में उनकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी आईएसआई उनका बिल्कुल साथ नहीं देती है। उसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि ये जो झूठ है ना, ये ज्यादा दिन फलता फूलता नहीं है। जब तक आपके देश की एक आधार नहीं है, एक एथिक नहीं है, एक वैल्यू नहीं है, एक मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो वो देश ज्यादा फलता फूलता नहीं है। और सबके सामने में है कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अपने अपने हाथों से, उनकी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप्स ने मिलकर अपने देश को किस प्रकार खोखला और नष्ट कर दिया है। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तानी अवाम को किस प्रकार उन्हीं के हुक्मनामों, जो उनके उनमें गवर्नेंस कर रहे हैं, उनकी जो आर्मी है, उन्हीं ने उनका इतना इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया। जी। तो सर मेरा सर आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि सर जब आप पाकिस्तान गए थे मिलिट्री डेलीगेशन टॉक्स के लिए,
तो सर थोड़ा उस दौरे के बारे में सर हमें हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि सर वो एक दौरा कैसा रहा था आपका और आपने क्या क्या वहाँ पे देखा। और क्योंकि सर आप भारत के सैनिक की तरफ से एक एज जनरल की तरफ से वहाँ पे आपने विजिट किया था, तो सर थोड़ा ये बताएं कि वहाँ पे मतलब क्या एक चीजें क्या क्या आपने वहाँ पे देखी और क्या क्या आपको वहाँ पे समझ में आया सर, उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूं। और तब गया हूं जब मैं फौज में नौकरी कर रहा था और मेजर जनरल के रैंक में था, एडिशनल डीजीएमओ था। और दोनों बार जाने का एक खास मकसद था। पहली बार तो सियाचिन टॉक्स के लिए गया था, और जी दूसरी बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड के बारे में गया था। सर। तो ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और हम लोग डेलीगेशन के तौर पर गए थे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर तीनों जगह गए थे। और देखिए, जब आप डेलीगेशन में जाते हैं तो एक बिल्कुल खास नपे तुले, एक कैलिब्रेटेड, एक फोकस तरीके से जाते हैं कि इस विषय के ऊपर में बात करना है। और मैं कहूंगा कि जब उनके भी जो ओहदेदार हैं, फौज के बड़े ऑफिसर, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो हम बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ में मीटिंग की, डिस्कशन किया। और हमको उसका बैकग्राउंड भी मालूम था और हमारा दृढ़ निश्चय था कि हम क्या चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से जो हमको टास्क दिया गया था वो किया। देखिए, मैं एक बात तो सच कहूंगा कि उनके जो पूरा डोमिनेशन है वो पाकिस्तान आर्मी का है। और पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनलिज्म में बहुत तो कहने का कि वो भी प्रोफेशनल है, हमारी तरह ही है। और उनके मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो है वो हमारे जैसे हैं, जो जिस पर, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेम है, सेम आर्मी से निकले हैं। जी और सर। के तरीके अलग हैं, हमारे थोड़े तरीके अलग हैं, लेकिन मुख्यतः मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम है। जिस प्रकार हमारे ऑफिसर्स में से हैं, उनके ऑफिसर में से हैं, जैसे बटालियन है जो एकदम जोश से काम करते हैं, उसी प्रकार काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर में एक अलग से ही उनका जो गवर्नेंस के ऊपर में, जो देश के ऊपर में और देश के हर एक पहलू, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, जो उसके ऊपर में इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो जी उनका जो अ, उस तरफ झुकाव है, पॉलिटिक्स की तरफ में, गवर्नेंस की तरफ में, वो बहुत ही ज्यादा है। तो उससे उनको एक अलग पावर है, जो अच्छी पावर नहीं है, क्योंकि एक फौजी का काम होता है अपने देश की सुरक्षा करना, बस इतना ही। अभी देखिए, हमारा भारत का कुछ असूल इस प्रकार है, जो हमने पूरा जिंदगी ऐसे किया है, कि हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये सेक्रेड है। उसकी हम कसम लेकर भर्ती जहाँ कमीशन करते हैं। हमारे को डेमोक्रेसी के अंदर में फेथ है, पूरा एकदम भरोसा है। हम लोग अपॉलिटिकल है, मतलब कि हमारे को धर्म वनम से कुछ नहीं है। हमको है कि हमारा काम ही हमारा धर्म है। और हम लोग ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। उनके अंदर में प्रोफेशनल अच्छा है, बहुत मेहनती हैं। और उन्होंने ये जो गवर्नेंस को पकड़ा है, इन्होंने जो डिप्लोमेसी को पकड़ा है, इन्होंने जो अर्थव्यवस्था को पकड़ा है, इसके कारण उनके फोकस काफी शिफ्ट कर गए। जी अ, कुछ एक मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ कि जी जरूर सर जरूर। चीज बताता हूँ। एक उनके एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर मेरे साथ में बैठे हुए थे। हम्म। तो वो मेरे को बोलते हैं कि अ, आपकी आर्मी में जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, जो जी सिटीज के अंदर में, क्या वो उनके जो घर हैं वो क्या बड़े बड़े बंगलो हैं कि फ्लैट में भी रहते हैं? तो जी मैंने सर। उसको बताया कि देखिए, हमारा जो जितने बने हुए हैं, जैसे दिल्ली के अंदर में, वो 3 स्टोरी के और मल्टी स्टोरेड वाले हैं। हमारे को कोई इससे लेना देना नहीं है कि बंगला हो, अलग से हो। हम लोग तो जो हमारे फैमिलीज हैं, हम लोग पूरे कैंटोनमेंट में रहते हैं। वहां पर इस प्रकार के घर है, 3 स्टोरी, डबल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मेरे को? हम्म। कहता है कि मैं समझा समझा के थक गया इन ऑफिसर्स को कि हमको उस तरह रहना पड़ेगा वर्टिकल लिविंग के अंदर में। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। सभी को बंगला चाहिए, ये चाहिए, प्लॉट चाहिए, वो चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। उनका जो सेल्फिशनेस है इस मामले में वो बहुत ज्यादा है। जी तो जब आप सुनते हैं कि वहां पर उन्होंने अपना बहुत प्रॉपर्टी बना लिया आर्मी में रहकर, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा ही होगा। और अ, मैं उस मौके के अंदर में काफी लोगों को भी मिला, काफी सिविलियंस को भी मिला। तो जी 2-3 बड़ी नाजुक सी बात थी कि देखिए,
मैं एक दुकान के अंदर में गया, वो हम्म, इस्लामाबाद के अंदर में। हम्म, तो एक किताबों की दुकान थी। तो मैंने उसको जाकर बोला कि दुकानदार को, क्योंकि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं तो लाहौर की भाषा सेम ही है बिल्कुल। तो जी, मैंने उसको बोला कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान बहुत अच्छी है, मेरे को वो वाली किताब दिखाइए। एक किताब पर मेरी नजर गई। तो तभी एक सिविलियन मेरे पीछे में था, पाकिस्तानी। तो बोलता है मेरे को, कहता साहब, एक किताब ना ले, कि ये किताब आप मत लीजिए, क्योंकि इस किताब को आईएसए ने लिखवाया है। वो खुद ही बोल रहा है, जो एक सिविलियन जी, खड़ा जी, है। बोलता है कि ये किताब मत लेना, ये आईएसए ने लिखवाई है। तो मैंने जी, बोला ठीक है। तो उसके बाद में दुकानदार बोलता है, साहब ये किताबें विताबें बाद में होगा, पहले आप हमारे साथ चाय और पकौड़ा खाइए। और जी, ये करके बहुत ही आवभगत के साथ में बात किया। उसके बाद में मैं एक दुकान के अंदर में, एक थी कपड़ों की दुकान, तो वहां पे तो मैंने कहा कि मेरे को लेडीज का सूट दिखाइए अच्छा सा। हम्म, तो उसने सूट दिखाए, लेकिन मेरे को उसने बोला कि साहब, मैंने टेलीविजन में भी आपको देखा था और मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि आपका प्लान है कि कल आप लाहौर जाएंगे। तो आप मेरे से देख लीजिए, लेकिन यहां से मत खरीदिए, ये डिप्लोमेटिक एरिया, यहाँ बहुत महंगा है। उसी जो आप 2 सूट खरीदेंगे, उसी भाव में आपको 5 सूट लाहौर से मिल जाएंगे। देखिए, कौन ऐसे कर सकता है कि ऐसी सच्ची बात करे। और उसने ये कहा कि मैं दुकानदार हूं, फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, ऐसे करके। जी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, उनका जो नॉर्मल अवाम है, जी, उनकी सोच अलग है, लेकिन उनकी पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप की सोच अलग है। ये जी, पक्का मेरे को दिखने में आया, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका जो अवाम है, उनको इतनी बुरी तरह दबाया गया है कि उनकी जो एक अच्छे माहौल में रहने की एक इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही। तो मेरे को ऐसा उनकी अवाम का दर्द समझ आता है इस बात का। हम्म, और भी बहुत बातें थी जो अ, और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि एक तो, मैं होटल में बैठा था, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, 5 स्टार जी, होटल है। तो एक आया सिविलियन था, उसने इधर उधर देखा कि मैं और एक और इंडियन बैठे हुए हैं। तो मेरे पास में आया और उसने इधर उधर देखा, कोई पाकिस्तानी वाली नहीं देख रहा है। तो मेरे को बोलता है, साहब ये बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर में फायरिंग खत्म करवाओ, क्यों हम लड़ते रहते हैं आपस के अंदर में। तो उनके भी चाहत है कि ऐसा माहौल हो कि सिविलियन नहीं मरे, ऐसे करके। हम्म, तो ऐसा लगता है कि जो एक अच्छे राष्ट्र में रहने की एक चाहत होती है, पाकिस्तान आवाम में बहुत है। और मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि वहां पर जो अभी मुश्किलें हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। उस वक्त में जब मैं गया था 2012 के अंदर में, तो हम्म, उस वक्त में भी हर दिन 5 से 6 घंटा लाइट नहीं थी, जी, नॉर्मल इलाके के अंदर में। उस वक्त भी गैस की बहुत कमी थी, उस वक्त भी गरीबी बहुत थी। और अभी तो ये हद ही पार कर गई है, अभी जो इनका इन्फ्लेशन है, अर्थव्यवस्था है, और जी, एक आम आदमी के ऊपर जो एक मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो मेरे को जी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने, जिस प्रकार आपने शुरुआत से क्वेश्चन पूछे हैं, उसने टेररिज्म तो शुरू की है, टेररिज्म को सपोर्ट भी किया है, जी, टेररिस्ट भी बनाए, सब कुछ बनाए हैं, लेकिन उसने अपना घर अपने आप से जलाया है। मैं तो जी, कहूंगा हिमांशु जी, देखिए, अभी इस वक्त में, इस क्षण के ऊपर में, पाकिस्तान को चाहिए कि वो टेररिज्म को पूर्ण रूप से खत्म करे, डिसमेंटल करे। जो जी, एक वेरिएबल तरीका होना चाहिए और विजिबल तरीका होना चाहिए। दूसरी बात, अभी उनको 5 अगस्त 2019 के बाद में हम्म, कश्मीर का जो कार्ड था, कश्मीर की कहानी है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और उनको कश्मीर के कार्ड से बिल्कुल हट जाना चाहिए। और जी, उनको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान है, वो तो भारत अवश्य ही इंटीग्रेट करेगा, उसमें शक नहीं होना चाहिए। और हम्म, चौथी बात ये कहूंगा कि उनको चाइना के साथ में अपना जो नापाक गठबंधन है, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन कर्ज के अंदर में डूबते जा रहे हैं। और आने वाली जो नस्लें हैं पाकिस्तान की, वो इस नस्ल को, इस जनरेशन को बहुत गालियां देने वाली है, क्योंकि इनके कारण वो कर्ज के अंदर में एकदम दब के रह गए हैं। जी, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी सर एक हालिया एक रिपोर्ट आई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसमें ये रिपोर्ट में छुपा है कि 20 फरवरी 2021 तक पाकिस्तान के ऊपर 110 बिलियन डॉलर्स का लोन है, जिसे उसको चुकाने के लिए आने वाला 28 साल लगेंगे, अगर वो फुल स्पीड से उसको चुकाने की हैसियत रखता है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए जो ये तो शुरू से ही मैं ऐसे कहूंगा, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, अपना इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं किया। एक ही सिस्टम इनका था बस कि इंडिया को कैसे हेट करो, कैसे एंटी इंडिया एक्टिविटी करो। उसके बाद में कश्मीर का इश्यू लेकर आप देखिए, एक हिमांशु जी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपने देश के बाहर है। मतलब पहले ये अमेरिका की मदद लेते रहा, इसने अपनी अमेरिका को अपनी सेंटर ग्रेविटी बना लिया। उसके बाद में अफगानिस्तान के ऊपर में नजर रखी, उसको सेंटर ग्रेविटी बना दिया। फिर जो इस्लामिक ये जो मैं कहूंगा रेडिकलिज्म और टेररिस्ट ग्रुप है, इनको इनके इनके लिए काम करता रहा। उसके बाद चाइना के ऊपर में सेंटर ग्रेविटी कर ली, और पूरा जिंदगी इसने कश्मीर के ऊपर में अपना सेंटर ग्रेविटी बनाने की कोशिश की। तो ये कौन सा दिन आएगा ये अपने अवाम और राष्ट्र को सेंटर ग्रेविटी बनाएगा? और इसकी गलत सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण इसने अपनी ये हालत इतनी बुरी कर लिया। अभी सबसे बड़ा जो इसने गलत स्टेप लिया है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का लिया है। अभी चाइना तो एक ट्रेडर है, चाइना तो लूटने वाला एक ट्रेडर है, चाइना तो इकोनॉमिक क्लोनाइजेशन करता है। ये तो इकोनॉमी के थ्रू में क्लोनाइजेशन और किसी देश को हड़पने की कोशिश करता है। और जिस प्रकार ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को हड़पने के लिए, ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। ये हर रोज उस कर्ज के अंदर में डूबते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान राष्ट्र के लिए और उनके अवाम के लिए एक बहुत ही खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल सर, ऐसी एक आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि साल 2048 तक अगर पाकिस्तान इसी तरह से चाइना से कर्ज लेता रहा तो वो चाइना की दूसरी कॉलोनी बन के निकलेगा। जैसे जिबूती के अंदर हथियाए गए हैं, चाइना ने अपने कुछ वहाँ के बंदरगाह हथियाए हैं, वैसे ही पाकिस्तान 2048 तक अपनी सारी जो संपत्ति है वो चाइना को बेच देगा और खुद एक कंगाल मुल्क बन के सोमालिया और दूसरे मुल्कों की तरह पूरी दुनिया में इधर उधर भटकता रहेगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखिए जिस जिस रास्ते पर ये निकल गया है, जिस नापाक गठबंधन में ये धंसा हुआ है, यही हालत होगी। और देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि पाकिस्तान की अवाम, उनका जीवन देखो, उनकी उनकी आशाएं देखिए, उनकी आकांक्षाएं देखिए, वो तो सब दब के रह गई। और उनका राष्ट्र, जो राष्ट्र कर सकते थे कुछ, उसको बना सकते थे, वहां पर नेशनल बिल्डिंग की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे तो सिर्फ नेशनल डिस्ट्रक्शन की बात है। वहां पर तो देखिए कि किस प्रकार वो अपने हाथ से अपने नेशन को नोच रहे हैं। अभी बात कर रहे थे करप्शन की, उनकी करप्शन तो कितना ज्यादा हद पार कर गई है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको पाकिस्तान आर्मी चलाती है। जो उसकी इंचार्ज है उनके ऊपर में करप्शन का कितना बड़ा एक इल्जाम लगा है, और उनकी पूरी पाकिस्तान आर्मी और उनके जो ओहदेदार हैं इसी से खा रहे हैं, बिल्कुल अपने देश को लूट लूट के खा रहे हैं। और इसी प्रकार तो आप 2048 कहते हैं, अगर यही रास्ते में रहे तो अगले कुछ सालों में एकदम खत्म। जी तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सर आप क्या मानते हैं कि भारत को एलओसी पर शांति बनाए रखने के लिए इजराइल वाला एक मॉडल अपनाना चाहिए, जिस हिसाब से इजराइल लगातार फिलिस्तीन में, सीरिया में अपना हवाई हमले करता रहता है अपनी सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए, जिसमें वो एक रॉकेट का जवाब 10 मिसाइलों के हमलों से दे देता है। सर आपको क्या लगता है कि भारत को भी सर यही सेम स्टेप अपनाना चाहिए फ्यूचर के लिए? देखिए आपने बहुत सुंदर अंतिम सवाल किया है, और ये मेरा सौभाग्य है, मैं इजराइल 2 बार गया हूं और फर्स्ट हैंड देखा है उसको, और उनके ऑफिसर्स के साथ में भी ट्रेनिंग किया है। जो इजराइल है उनके लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उनके विरोधी इतने हैं और चारों 3 तरफों से घिरे हुए हैं, जो ओशन है उसको छोड़कर। और उनकी हालत इस प्रकार है, अगर वो 1 सेकंड भी अलर्टनेस से हटते हैं तो उनके ऊपर में कोई हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपना ऐसा विस्तार किया है कि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी इतनी सुंदर है कि वो किसी भी चैलेंज के लिए एकदम हर वक्त तैयार रहते हैं। और देखिए अभी जो भारत का अभी इस क्षण के ऊपर में जो सोच विचार है, जो ट्रेंड है, वो भी उसी प्रकार का है। पहली बात तो हमको जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के ऊपर में। दूसरा, हमने बहुत देर से बोल रहे हैं कि टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये बिल्कुल सीधा किया हुआ है। और अभी देखिए पहले थोड़ा हम लोग रिएक्टिव करते थे, थोड़ा सोचते थे कि स्थिति खराब ना हो जाए, लेकिन अभी इस क्षण की स्थिति यह है कि अगर वो कोई अपना सीज फायर वॉयलेशन या गलती करेंगे
या टेररिज्म का एक्शन करेंगे तो उसका जो जवाब होगा वो प्यूनिटिव होगा, वो एकदम प्यूनिटिव डेटरेंस से दिया जाएगा। और उसके अलावा जो अभी ट्रेंड हमारा चल रहा है वो है हार्ड डिसीजन, रेजोल्यूट एक्शन और नेशनल विल को एक्सप्रेस किया जाएगा। अभी आपने देखा 2020 ने एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया है, दोनों ही एलएसी ईस्ट लद्दाख और एलओसी दोनों एक्टिव रहे पूरा 2020 में। लेकिन जो भारत की सेना ने, भारत की लीडरशिप ने, पूरे भारतीय ने इकट्ठा होकर जो जवाब दिया है, ये रास्ता है अभी भारत का। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत ने अपना स्टाइल, अपनी रुख, अपना तरीका एकदम बदल लिया है, जो अभी प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और एकदम स्ट्रांग प्यूनिटिव तरीके से पाकिस्तान को दिया जाएगा। भारत ने अपनी रेड लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। रेड लाइन मतलब कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लिया जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्शन होता है और ये उसके पुख्ता सबूत है तो उसका जवाब उनके घर में जाकर ही वहां पर दिया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी ये जो एटीट्यूड है, ये जो काम करने का तरीका है, ये एकदम बिल्कुल रग रग में बस गया है और इसी प्रकार पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। अभी पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की टेररिज्म के ऊपर में तो उसका जो जवाब होगा वो स्ट्रांग सर्जिकल प्लस में होगा, वो बालाकोट प्लस में होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए। और आशा करते हैं कि अगली बार जब सर आपसे मुलाकात होगी सर और भी काफ़ी सारी जो अनसुलझी कहानियां हैं भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के बीच में, उसको जानने का हमारे दर्शकों को सर मौका मिलेगा। तब तक के लिए सर जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे इंडिया वेलर सुनने वाले हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका जो मुद्दा है वो इंडियन वेलर, और इंडियन वेलर वो चीज है जिसके अंदर में हमको अपना सोच और विचार बदलने की जरूरत है। और ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है। और हिमांशु जी, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और आपके अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि आपने ये अपने आप के लिए एक फोकस रखा है। धन्यवाद। जय हिंद।